दोस्तों, जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप जी के बारे में। क्योंकि आज कल उनकी जयंती आ रही है 9 मई 1540 को। तो आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप। हेडिंग डालिए आप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ने से पहले उनका काल कार्य देख लेते हैं कि वो किस समय से किस समय के बीच थे। तो ये देखिए, 1572 से 1597 के बीच में उन्होंने शासन किया, और लगभग माइनस करें तो लगभग माना जाता है कि 25 साल तक उन्होंने शासन किया था। महाराणा प्रताप जी ने 25 साल तक महाराणा प्रताप जी ने शासन किया था। 25 साल तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। उसके बाद में देखिए इनका जन्म कब हुआ। तो मैंने अभी आपको एक डेट बताई थी, उसे आप याद कर दीजिए। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को तो उनका जन्म हुआ था। उसके बाद में विक्रम संवत पूछे तो 1597 विक्रम संवत 1597 में श्री 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 महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। देखिए, इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है। जन्म स्थान है सर बादल महल। कटारगढ़, और ये है सर हमारे कुंभलगढ़ में। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में, जहाँ अभी हमने भगवत लहराया है, कुंभलगढ़ में। ठीक है। उसी के बाद अब हम पढ़ते हैं कि भाई उनके पिताजी के, उनके भाई कौन कौन क्या थे। तो उनके परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए परिवार। पहले है उनके पिताजी का नाम, तो महाराणा उदय सिंह जी। तो राणा उदय सिंह जी। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। ये जो थी, यानी इनकी माता जो थी, ये पाली के अक्षराज सोनगरा की पुत्री थी। यानी कि महाराणा प्रताप का नानेरा हम कह सकते हैं कि पाली में था। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर एक चीज़ बता रखी है लोगों को कि भाई महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, जबकि हमारे इस एरिया में जो भी छोटा बच्चा होता है सबको कीका ही कहा जाता है। तो इसलिए ये नॉर्मल चीज़ें इसी लिखने की कोई वो है नहीं है। अब देखिए, एक साहित्यकार हुए थे, आप जानते होंगे, जिसने पातल पीतल लिखी थी। कन्हैयालाल सेठिया पातल और पीतल लिखी थी, जिसमें पातल तो थे हमारे महाराणा प्रताप और पीतल थे पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें डिंगल का हेरोंस कहा जाता है। तो कौन थे महाराणा प्रताप? तो पाथल जो है वो महाराणा प्रताप के लिए कहा गया था, और पीतल जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया था, जो कि डिंगल के हेरोंस थे, जिसने वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक ग्रंथ लिखा था, जिसको कृष्ण आड़ा ने 19वां पुराण कहा था, 5वां वेद कहा था, और उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किया था ये हमारे, क्या नाम था, सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं आगे आपको बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है। महाराणा प्रताप के उपनाम पूछे जाते हैं कि सर महाराणा प्रताप को और किस नाम से जाना जाता है। तो उपनाम, महाराणा प्रताप के उपनाम देखिए आप। महाराणा प्रताप के उपनाम है सर, एक तो मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज। भारत का वीर पुत्र। आप में से मतलब बहुत से लड़कों ने सोनी टीवी पर एक सीरियल देखा होगा जिसका नाम था भारत का वीर पुत्र। महाराणा प्रताप के ऊपर बना हुआ था, जिस पर वो एक कलाकार थे, क्या नाम था उनका, शरद कुमार ऐसे कलाकार थे, उन्होंने काम किया था। वो सीरियल बहुत ज़्यादा हिट रहा था। हल्दी घाटी के शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप से एक बहुत बढ़िया चीज़ पता चलती है। देखिए, इनका राज्याभिषेक जो है 2 दिन हुआ था। बहुत से अलग अलग हैं मत कि भाई महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब कब हुआ। तो एक तो हुआ था सर 28 फरवरी के दिन गोगुंदा में, जहाँ पर उनके पिताजी का देह संस्कार हो रहा था वहाँ पर। उसके बाद में अगले ही दिन वापस कुंभलगढ़ दुर्ग में और आयोजन किया गया था। और राज्याभिषेक समारोह में मारवाड़ के प्रताप, यानी मारवाड़ के महाराणा प्रताप, आप समझ सकते हैं ना कौन थे मारवाड़ के प्रताप, उन्होंने भी भाग लिया था। तो
कमेंट में बताइएगा। तो मारवाड़ के प्रताप के रूप में किस शासक को जाना जाता है। उसके बाद में देखिए कृष्णदास पणिहारी या कृष्णदास जो पणिहारी वो तो अलग है। कृष्णदास चुंडावत जी ने उनके कमर पर तलवार बांधी थी, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में एक चीज़ आती है कि जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय इनके जो भाई थे, जो कि धीर बाई, जो इनकी माता थी धीर बाई, यानी सगी नहीं, मतलब जो जैसे राजाओं की 3 पत्नियां थी। तो यहाँ देखिए मैं आपको पूरा हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो हो रहा था इसको कहते हैं राजमहल की क्रांति। राजमहल की क्रांति का अर्थ है कि मतलब राजा कौन बनेगा, इसके लिए षड्यंत्र चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी थे 3 वाइफ। एक तो हमारी जयवंता बाई जो कि सबसे बड़ी थी, ठीक है। सेकंड थी हमारी सजना बाई, और थर्ड थी हमारी धीर बाई। ठीक है। जयवंता बाई के थे हमारे महाराणा प्रताप, इनके थे शक्ति सिंह जी, और इनके थे जगमाल। धीर बाई जो थी उन्होंने उदय सिंह से एक वचन ले लिया, और वचन लेकर ये कहा कि वचन लेकर उन्होंने कहा कि राजा तो मेरा पुत्र ही बनेगा। तो राजा तो इनका पुत्र ही बनेगा, तो इन्होंने कह दिया। अब ठीक है, उदय सिंह जी ने उस समय वचन में बंधे हुए थे तो उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो जैसे ही मतलब उदय सिंह जी का देहांत हुआ, जगमाल के लक्षण हमें थोड़ा ठीक नहीं लगे, वो अकबर की तरफ झुकने वाला बंदा लगा। इसीलिए वहाँ के जो सामंत थे, जैसे कुंवर चूड़ा के वंशजन ये थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को उसी समय राजा बना दिया था। ठीक, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई शक्ति सिंह जी भी अकबर की शरण में चले गए थे, वहीं रहे, उन्होंने विश्वासघात किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति सिंह जी अकबर की शरण में गए जरूर थे, लेकिन जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब शक्ति सिंह जी महाराणा प्रताप की तरफ आ गए थे, और फिर उन्होंने अपना घोड़ा उनको महाराणा प्रताप को भेंट किया था। जब उनका महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उस नाले को पार करके मर गया था, यानी देहांत हो गया था उसका, तो उस समय शक्ति सिंह जी ने ही अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया था। तो उस समय महाराणा प्रताप को ने अपने भाई से कहा था कि यस यू आर माई रियल ब्रदर। और उस समय जगमाल जो था, जगमाल का एक किस्सा है कि जगमाल अकबर की शरण में गया। जगमाल जब उस अकबर की शरण में गया था तो उसने अकबर ने क्या किया था, उसको एक तो जाजपुर की जागीर दी थी, जाजपुर और आंधी की जागीर दी थी, ये 2 गांव हैं, इसकी जागीर दी थी। उसके बाद में एक युद्ध में इसको भेजा था जिसका नाम था सर हमारे ये सूरजमल जी थे, क्या नाम है यार, सूरजमल देवड़ा करके एक युद्ध हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। दत्तानी के युद्ध में, दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 को। दत्तानी के युद्ध में हमारे सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा ने जगमाल को ऑन द स्पॉट टपका दिया था, ऑन द स्पॉट इनका किस्सा खत्म कर दिया था। तो ये जो चल रहे थे षड्यंत्र, ये महाराणा प्रताप को, फिर अंत में महाराणा प्रताप को ही राजा बनाया गया था। जब ये एक भी क्वेश्चन पड़ता है कि जब महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया था तब आयु थी 32 वर्ष। ठीक है, ये भी आप देखें 32 वर्ष उनकी आयु थी। और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने ठीक चल रहे थे, सब सिस्टम बढ़िया चल रहा था। फिर आया अकबर को ये तकलीफ थी कि पूरा राजस्थान मेरे अंडर में है सिवाय मेवाड़ को छोड़कर। तो वो उसकी खंडपट वैसे भी उदय सिंह जी के साथ चल ही रही थी। तो उदय सिंह जी ने फिर कहा कि नहीं, हमारा तो सामना युद्ध के मैदान में ही होगा। ठीक है, तो फिर हो गया कंडीशन। अब कंडीशन बनती है, हम चलते हैं हल्दी घाटी के मैदान में। तो देखिए आप हल्दी घाटी के मैदान, तो देखिए अब मेरे साथ आप मन में विचार करिए कि आप भी उस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो ये है हमारे महाराणा प्रताप जी। देखिए महाराणा प्रताप को मैं M.P से लिखूंगा ताकि लिखने में टाइम वेस्ट कम हो। इसलिए महाराणा प्रताप जी वहाँ से निकले, कहाँ से, चित्तौड़ से। फिर ये आए कुंभलगढ़ आए, कुंभलगढ़ से ये पहुँचे लौसिंग गांव में। ठीक है, लौसिंग गांव में यहाँ इन्होंने अपना डेरा डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ
लोसिंग गांव के आगे फिर गोगुंदा, एंड गोगुंदा से फिर थोड़ा आगे हल्दी घाटी था। ये हल्दी घाटी हमारा, ठीक है, हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी, ये एक क्षेत्र था हल्दी घाटी, ठीक है। अब इधर हमारा आता है अकबर। अकबर ने सेना भेजी। अकबर ने कहा भाई साहब मेरी, अकबर बैठा था मैगजीन दुर्ग अजमेर में, ठीक है। उन्होंने कहा भाई मान सिंह भाई तू ही निकल ले, हमारी तो फट रही है। तो मान सिंह ने कहा बेटा अब मेरे को जाना पड़ेगा, लग रहा है, ठीक है। तो मान सिंह, और उसने कहा कि भाई मान सिंह पे विश्वास नहीं है, मान सिंह गद्दारी ना कर दे, इसलिए आसफ खां को भी भेजते हैं। तो मान सिंह और आसफ खां दोनों को बराबर का वो दिया गया था, ठीक है। दोनों मतलब मान सिंह सेनापति थे, लेकिन आसफ खां भी लगभग उसके बराबर का ही था। फिर मान सिंह ने कहा कि एक काम करते हैं, पहले योजना बनाते हैं, ऐसे जाके भिड़ेंगे तो महाराणा प्रताप कूट देंगे, ठीक है। तो योजना बनाइए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मांडलगढ़ के किले में चलते हैं। मांडलगढ़ का किला गए, ठीक है। मांडलगढ़ किले में उन्होंने बातचीत की भाई हम कैसे क्या करेंगे आगे। एक मोई गाँव में जाएंगे, मोई गाँव से फिर भूताड़ा से होके खमनोर, खमनोर से होके हल्दी घाटी के वहाँ तक। उनका प्लान था कि हम खमनोर के जो खुला मैदान है वहाँ पर हम युद्ध करेंगे ताकि उनको पकड़ना इजी रहेगा, ठीक है। फिर उनकी क्या है मतलब इस समय स्ट्रेटजी थोड़ी बदल गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर इनको पता चला कि भाई साहब यहाँ तो हम पार नहीं पड़नी है, अटे तो वाट लाग गई है। तो फचे निकले, देखो ये गए थे मोई गांव में, मोई गांव में गया, मोई गांव जैसा नहीं आगे निकले अटा आगे भूताड़ा में गया, भूताड़ा में बचा हल्दी घाटी पहुँच गया, ठीक है। अब ये हल्दी घाटी को हम यहाँ लेते हैं, ये आ गई हमारी हल्दी घाटी, क्या है हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी। इधर से हमारे महाराणा प्रताप जी आ रहे हैं अपनी सेना के साथ। महाराणा प्रताप जी इस समय इनके जो सेनापति थे कौन थे हमारे, पहले आप ये देखिए इनकी सेना कितनी थी। महाराणा प्रताप की 20,000 सेना थी, बहुत मतलब आप कहोगे कि यार गजब। आपने स्पार्टन मूवी देखी होगी, या अभी लेटेस्ट एक हर हर महादेव मूवी देखी होगी, जिसमें वो एंड में सीन होता है जिसमें वो क्या नाम है एक्ट्रेस का, जिसने वो लास्ट में वो तलवार से सबको काट देता है मुगलों को। सेम कंडीशन यही हुई थी, सेम टू सेम। देखिए यहाँ दोनों तरफ पहाड़ है, अब इमेजिन कीजिए, ये देखिए ये दोनों तरफ पहाड़ है बड़े बड़े, ठीक है। ये एक पीछे पूरा सकरा रास्ता जिसमें मैक्सिमम 4,000 आदमी ही एक साथ निकल सकते हैं, ठीक है। अब इधर से तो ये आ रहे थे, इधर से इन्होंने क्या किया कि भाई मुगल थे, अब यहाँ से मुगल आए, मुगल यानी मान सिंह जी आए। मान सिंह जी ने 80,000 की सेना थी, मान सिंह के पास 80,000 की सेना थी, पर मान सिंह के पास ये दिमाग नहीं था कि अगर हम यहाँ गए तो वाट लग जाएगी। अब महाराणा प्रताप जी ने यहाँ 4,000 सैनिक खड़े कर दिए, बाकी को यहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठ गए ऊपर टॉप पर, ठीक है, यहाँ नीचे या टॉप पर, क्योंकि ये तो पहाड़ी क्षेत्र है तो ऊपर से नीचे मारने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर जैसे ही 4,000 आदमी यहाँ घुसे, उनको ऑन द स्पॉट टपका दिया गया था। तो इस युद्ध में फिर जैसे ये हुआ ख़त्म, ऐसे लड़ते अंत तक ये बाहर आए, लड़ते इस घाटी से बाहर आए तो फिर महाराणा प्रताप ने यहाँ पर हाथी के ऊपर बैठे थे मान सिंह जी, और यहाँ थे महाराणा प्रताप अपने घोड़े के ऊपर थे। तो जैसे ही महाराणा प्रताप ने भाला फेंका तो भाला सीधा वो जो आगे जो सारथी होता है उसकी छाती को चीर कर निकल गया था। फिर पीछे की तरफ महाराणा प्रताप को लगा कि नहीं कि वो मरा नहीं होगा, तो उन्होंने कटार और फेंकी। जब कटार फेंकी तो उसके थोड़ा मैं यहाँ गर्दन के आसपास कट लग गया था, जिससे वो एकदम नीचे गिर गया था। तो महाराणा प्रताप जी ने सोचा कि वो मर चुका है, ठीक है। तो जैसे ही वो नीचे उतरे तो वहाँ मान सिंह के घोड़े ने तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े का, मान सिंह के हाथी ने महाराणा प्रताप के घोड़े की पाँव काट दिया था अपने तलवार से। और उसके बाद में जब जैसे ही वहाँ से निकले तो फिर महाराणा प्रताप को लगा कि भाई इस समय हम युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि मेरे घोड़े की पाँव कटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं कि हम साइड की तरफ ले जाते हैं और इसकी पट्टी वट्टी कर देते हैं ताकि इसी को आराम मिल जाए। तो जैसे ही महाराणा प्रताप साइड लेके गए तो उस समय इनके पीछे 4 मुगल फौजदार आसफ खान ने भेज दिए कि भाई जाओ इनके पीछे जाओ। तो फिर इनको लगा कि यार ऐसे तो ये मेरे को ऐसे तो मतलब मेरा घोड़ा चेतक की स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ऐसे तो वो मर सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि काम करते हैं, मेरी जगह मैं काम करता हूँ, दूसरे को यहाँ खड़ा कर देता हूँ ताकि इनका ध्यान यहाँ लगा रहे और तब तक मैं अपने घोड़े का इलाज कर देता हूँ। तो ऐसे ही करके जब उन्होंने
कहा तो सांगा के टाइम के थे, और महाराणा प्रताप के टाइम थे जालाबीदा को अपना मुकुट धारण करने के लिए कहा गया था। जालाबीदा उस समय वीरता से युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए थे। जालाबीदा हमारे सादड़ी के थे, तो बहुत गजब उन्होंने युद्ध किया था। तो इस युद्ध में हुआ था, और फिर जो 4 मुगलों को पीछे भेजा गया था महाराणा प्रताप के पीछे, तो ये जो जैसे ही वहाँ पहुँचे वो नाला क्रॉस किया और वो उनका घोड़ा वहीं ख़त्म हो गया था। तो उनके जस्ट पीछे यहाँ पर शक्ति सिंह जी आ रहे थे अपने घोड़े पे, और क्योंकि वो पहले मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे तो मुगलों ने सोचा कि चलिए क्या पता हमारी तरफ ही हो। जैसे ही वो आए उन्होंने चारों को मौत के घाट उतार दिया और अपना घोड़ा अपने भाई महाराणा प्रताप को दिया, और उसी समय दोनों घोड़े पर बैठकर वापस हल्दी घाटी के इस मैदान में आ गए थे। और इस समय इन्होंने इतना कत्लेआम मचाया था कि मान सिंह की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्होंने घुटने फेंक दिए थे। उनको लग गया कि बस अब ख़त्म, अब सब कुछ ख़त्म, अब कोई नहीं बचा सकता। फिर पीछे की एक मेहतर खान नाम का एक बंदा था, उस बंदे ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे तो ख़त्म हो जाएंगे। आसफ खान ने कहा कि एक काम करो, पीछे से तुम कहो कि अकबर अपनी सेना और लेके आ रहा है, तो इनका क्या मनोबल टूट जाएगा और हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, जिससे हम इनको हरा सकते हैं। तो जैसे ही उसने कहा तो उसमें युद्ध की स्थिति बदली, पर युद्ध में स्थिति इतनी भी नहीं बदली कि वो जीत सके। युद्ध में स्थिति बदली जैसे ही थे, इनके 80,000 में से लगभग 5 से 6,000 ही बचे थे, आगे सबको काट दिया था। और इनके लगभग ये मैं कह सकता हूँ कि महाराणा प्रताप की डिप्लोमेटिकली जीत हुई थी इसमें, क्योंकि महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना होने के बावजूद उन्होंने 80,000 सैनिकों को काट डाला था। और उनमें इनके सिर्फ मेरे हिसाब से लगभग अगर 15,000 भी घायल हो जाए तो भी इनके बहुत कम नुकसान हुआ था। महाराणा प्रताप के 5,000 सैनिक बच गए थे और इनके पूरा ही खत्म हो गया था। इससे ही अकबर नाराज हो गया था। अकबर ने कहा कि यार भाई तुम्हें जब पता था कि भाई वहाँ संकरी रास्ता है, संकरी गली है, हमारे सैनिक नहीं लड़ सकते, तो तुम और सैनिक लेके जाते। तुम 80,000 सैनिक ले जाने के बावजूद महाराणा प्रताप को नहीं हरा सके, तो फिर तो लानत है तुम पर। फिर ऐसे जब उसने कहा तो उसके बाद में फिर कहा जाता है कि मान सिंह की उन्होंने ड्यूटी बंद कर दी थी। मान सिंह को अपने दरबार में आने नहीं दिया था काफ़ी टाइम तक, तो मान सिंह को वहाँ भेज दिया था। उनके ये जो मनसब होते हैं उनको कम कर दिया था। तो ये साफ दर्शाता है, लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं कि महाराणा प्रताप की कभी जीत भी हुई थी। तो ये इस सिलसिले में मैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चंद्र प्रकाश या चंद्रशेखर जो भी नाम था, सर मेरे को याद नहीं आ रहा अभी आपका नाम। उनकी मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उन्होंने प्रूफ दिए थे कि महाराणा प्रताप ने ही युद्ध जीता था। क्यों? क्योंकि उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपने आसपास के गाँवों को, जो भी थे गाँव या जो भी थे, मतलब जैसे अब मान लीजिए उस समय अकबर राजा होता तो अकबर के नाम से पट्टे होते हैं, लेकिन यहाँ तो महाराणा प्रताप के नाम से पट्टे मिल रहे थे, सिक्के भी चल रहे थे महाराणा प्रताप के। तो ये तो दर्शाता है कि उस समय महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। लेकिन कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं, तो फिर उनका क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो फिर महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के लिए बलीचा में महाराणा प्रताप ने समाधि बनाई। ठीक है, ऐसे ही सही चलता रहा। फिर अकबर को लग गया कि भाई अब नहीं कर सकते भाई साहब, अब इस युद्ध में कुछ नहीं कर सकते। उस समय देखिए एक इतिहास का नमूना और था, इसका नाम था बदायूनी। ये इतना नीच था कि साले को देख लीजिए, ये इतिहासकार था फिर भी युद्ध करने आया, इसलिए क्योंकि ये चाहता था कि नहीं, कि अगर मैं एक भी काफिर यानी कि नॉन मुस्लिम एक भी काफिर को मार दूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और ये आया और इसने जब तीर चलाने चालू किए थे तो इसने पूछा कि यार किसकी तरफ युद्ध करेगी। या तो दोनों ही राजपूत लड़ रहे हैं, क्योंकि मान सिंह की सेना भी राजपूत थी और इधर महाराणा प्रताप की सेना भी राजपूत थी। तब आसफ खान ने इसको कहा था बदायूनी को कि बदायूनी तुम तो सिर्फ तीर चलाओ, मरने वाले तो सब काफ़ी ही है। तब फिर लगा कि यार, तब उसी समय पीछे की तरफ शक्ति सिंह जी सुन रहे थे, तब शक्ति सिंह जी को लगा कि यार ये मैंने गलती कर दिया यार। तब उन्होंने पार्टी बदली और महाराणा प्रताप के साथ ज्वाइन हुए और फिर मुगलों को उनकी औकात बता दी। ये थी महाराणा प्रताप की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।